बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24, चैप्टर 5 IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। रिक्वायरमेंट्स: प्रिपेयर following a disclosure note of property, plant and equipment along with comparative figures to be presented in the financial statements of OL for the year ended 31st December 2017. Total column is not required. अब क्वेश्चंस को जरा रीड करें। The following information pertains to property, plant and equipment of Orchard Limited, a listed company. बिल्डिंग मौजूद है, साथ में प्लांट्स मौजूद हैं, डेट ऑफ परचेज है, कॉस्ट की वैल्यू गिवन है, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल हमें गिवन है। बिल्डिंग्स के लिए द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग was determined by Shabir Associates and independent valuer on 31st December 2015 and 17 was rupees 700 million and rupees 463 million respectively. On 30th June 2017, a building having original cost of rupees 66 million was sold to Baker Limited for rupees 85 million. It was last revalued at 87 million. OL incurred a cost of rupees 2 million on disposal. OL transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earnings on an annual basis. Plant on 31st December 2016. The recoverable amount of plant was assessed at rupees with no change in useful life. During 2017, OL has decided to change the depreciation method for plant from straight line to reducing balance. The new depreciation rate would be 10%. बेटा दो एसिड्स हमारे पास मौजूद हैं, हम लोगों ने डिस्क्लोजर नोट्स बताने हैं फॉर द ईयर 2017 along with कंपैरेटिव। तो हमारे जो क्वेश्चन का स्टार्ट होना है वो 1 जनवरी 2016 से होना है। दो ही एसिड्स मौजूद हैं, तो टोटल के कॉलम्स हम लोगों ने नहीं बताने थे, तो इसके लिए आप लोगों ने जो अपने पास प्रॉपर नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे कंपैरेटिव फिगर्स लिखा, ये आपके पास आपका करंट ईयर आ गया। उसके बाद आपने अपने दोनों एसेट्स लिख दिया, प्लांट एंड बिल्डिंग, दोनों के लिए रुपीज इन मिलियन आप इन टोटल में लिख दिया करें कि ऑल अमाउंट्स इन रुपीज मिलियन। अब ओपनिंग बैलेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आप लोग आ जाएं, ये देखें 1 जनवरी 2015, जबकि मैंने ओपनिंग कौन सी डेट का लिखना है 1 जनवरी 2016, मतलब दोनों एसिड्स को परचेज किए हुए 1 साल हो चुका है, दोनों एसिड्स को परचेज किए हुए 1 साल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो बिल्डिंग है वो रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक है। लास्ट रिवैल्यूएशन इसकी कब हुई 31 दिसंबर 2000, तो जो इसकी रिवैल्यूड अमाउंट होगी वो 1 जनवरी 2016 की ओपनिंग होगी। ये बात क्लियर हो गई। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना हो जाएगा, नील, 0 के तौर पर आ जाएगा। तो आपने बिल्डिंग के लिए जो उसकी ओपनिंग वैल्यू कंसीडर करनी है वो 700 और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 और ओपनिंग हमारे पास इसकी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 700। ये बात क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग प्लांट पर। तो प्लांट के ऊपर हम लोग कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, तो और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 1 साल के लिए ये डेप्रिशिएट हो चुका है। कॉस्ट 475 ही रहेगी ओपनिंग कॉस्ट की वैल्यू, लेकिन 475 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 19 ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी आ जाएगी। 475 डिवाइडेड बाय 25, तो 19 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट की वैल्यू 475। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करें, तो प्लांट इजीली सॉल्व हो सकता है। प्लांट में किसी किस्म की कोई डिस्पोजल
कोई एडिशन एज सच नहीं है। सिर्फ फर्क किस चीज का आया, कहते हैं 31 दिसंबर 2016, मतलब हमारा जो फर्स्ट ईयर है उसकी बिल्कुल क्लोजिंग। उस दिन क्या हुआ, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्लांट वाज असेस्ड रुपीज 360 मिलियन। अब हम लोग सबसे पहले 31 दिसंबर 2016 पर जाएंगे और उसकी कैरिंग अमाउंट देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप उसको डेप्रिशिएट करें। जब हम लोगों ने इसको डेप्रिशिएट किया तो इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 38। एसिड्स की हमारे पास कैरिंग अमाउंट क्या आएगी, 475 माइनस 38 इज इक्वल टू 437, जबकि उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी, 360। तो इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। तो इंपेयरमेंट लॉस आप यहां पर शो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अलग से लिखा जाता है, बिल्कुल जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसी तरह से एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस ओपनिंग हमारे पास 0 के तौर पे ड्यूरिंग द ईयर 77 इंपेयरमेंट लॉस, और क्लोजिंग भी 77 आ जाएगा। अब हमारे पास जो हमारे एसिड्स की वैल्यू है वो 360 हो चुकी है, ये बात क्लियर। जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू 115, यही 115 नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग, और यहां से 475 हमारे पास ओपनिंग के तौर पे चला जाएगा। कोई एडिशन नहीं हुई, कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग आ जाएगा। लेकिन अब जब डेप्रिशिएट करने के लिए जाएंगे तो उसने कहा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जा रहे हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे पास आ रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में बेसिकली तो हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ देखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन रेट हमें खुद बता दिया। तो अब जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे वो 360 के ऊपर करेंगे, क्लियर। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 36। जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड पॉलिसीज आए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नहीं करना। जब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और पॉलिसी आए, आपने अपने कैरिंग अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करनी है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड नहीं करना आप लोगों ने। तो आपने ये 36 की डेप्रिसिएशन चार्ज की, ये क्लोजिंग बैलेंस, और आपके पास कैरिंग अमाउंट आ गई 475 माइनस 151 इज इक्वल टू 324। आई होप के प्लांट की वर्किंग आप सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है। नहीं, 360 रिकवरेबल अमाउंट है। तो देखो बेटा 475 माइनस 115 इज इक्वल टू 360। तो हमारे पास हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू है वो 360 ही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल रिकॉर्ड नहीं करना। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे 360 ओपनिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 कर दें, ये काम सिर्फ रिवैल्यूएशन में किया जाता है। ऑलराइट, कोई इशू, गुड। और वैसे आप लोगों ने इंपेयरमेंट में जो जर्नल एंट्रीज देखी थी, उनमें 2 किस्म की जर्नल एंट्रीज थी कि अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नहीं कर रहे तो इंपेयरमेंट लॉस टू एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, तो हमने वो मेथड किया, मेथड 1। अगर यहाँ पे मेथड 2 होता कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पहले रिवर्सल करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, फिर जाकर इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट, तो 360 यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ जाता। ऑलराइट, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, लेकिन ज्यादातर हम लोग इस मेथड के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नील नहीं कर रहे होते हम लोग। ओके हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग हमारे पास आ गई। ऑफिस बिल्डिंग के ओपनिंग हमने डिसाइड कर दिया कि ये हमारे पास ओपनिंग है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन कब हुई हमारे पास, 2017 के एंड पर, वही मेरा करंट ईयर है। उस दिन मेरे एसेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जाते साथ क्लोजिंग बैलेंस 463 अपने पास लिख लो, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग अपने पास
0 कर दो और इसकी कैरिंग अमाउंट 463। बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा अब देखें क्या 2016 में बिल्डिंग में किसी किस्म का कोई चेंज आया? नहीं, कोई भी चेंज नहीं है। तो जो इसका ओपनिंग है वही इसका क्लोजिंग हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए ये यहाँ पर ये 700 और नेक्स्ट ईयर के लिए ये हमारे पास ओपनिंग के तौर पर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग नील था, लेकिन अब अगर यहां पर आकर देखें तो 700 रीवैल्यूड अमाउंट, स्ट्रेट लाइन मेथड, 30 ईयर्स इसकी जो उसको लाइफ थी 30 ईयर, उसमें से 1 साल गुजर गया था तो रिमेनिंग कितनी रह गई? 29। तो 700 डिवाइडेड बाय 29, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आता है जी 24.14। यही क्लोजिंग बैलेंस यहां से आपको कैरिंग वैल्यू मिल गई WDV, और ये 24.14 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग हो जाएगा। अब देखें इस साल डिस्पोजल हुआ, डिस्पोजल के लिए अब मेरा एसेट अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद है, तो डिस्पोजल अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पर जाएगा। अब उसकी कॉस्ट हम लोग नहीं देखेंगे। अब यहां पर देखें इसकी रीवैल्यूड अमाउंट क्या है, तो आपने जो वैल्यू माइनस करनी है वो 87 करनी है। ये देखें 87 रीवैल्यूड अमाउंट में से डिस्पोजल की रीवैल्यूड अमाउंट ही माइनस करना, तो 87 हम लोगों ने माइनस कर दी। ऑल क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर देखें और क्या कुछ हुआ, क्या किसी किस्म की कोई एडिशन हुई? नहीं, हमारे पास एसिड की रीवैल्यूएशन हो गई। रीवैल्यूएशन के लिए क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का रिवर्सल किया जाता है, तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन देखो। तो अब हम दोबारा से इसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो 700 डिवाइडेड बाय 29, तो ऐसा नहीं करना, 700 माइनस डिस्पोजल की रीवैल्यूड अमाउंट, 700 माइनस 87 divided by 29 is equal to 21.14। अब 87 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई, ये किस दिन हुआ? 30 जून को। 6 मंथ 6 बाय 12 इज इक्वल टू, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास कितना आ गया? 22.64। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है 22.64। ये देखें, अब ये नहीं है कि ओपनिंग प्लस डेप्रिसिएशन और रिवर्सल कर रहे, नहीं, आपने सबसे पहले डिस्पोजल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। तो डिस्पोजल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन देखें, अपने रीवैल्यूड अमाउंट के मुताबिक डेप्रिशिएट हुआ पड़ा होगा। 87 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो अब डिस्पोजल के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं देखनी, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट देखनी है, क्योंकि लास्ट रिवैल्यूएशन पर वो अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले ही नील करवा चुका है। ओके, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ डिस्पोजल, तो अब तक उसे 1.5 साल हो गया था, तो इस रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर 1.5 साल की डेप्रिसिएशन मौजूद होगी। तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो 4.5 का आपने रिवर्सल करना है। अब आपने इन तीनों की नेट अमाउंट देखनी है, क्योंकि आपने कैरी डाउन बैलेंस को 0 करना है, तो इनकी नेट अमाउंट हमारे पास आ जाती है 42.28। वो आपने उठा के ट्रांसफर कर देना है अपने एसिड को। अब जाकर आपने एसिड को रीवैल्यू किया 463, और इसके लिए आपको लॉस नजर आया, रिवैल्यूएशन लॉस, आपने यहां पर टोटल लॉस रिकॉर्ड कर देना है। ये सोचे बगैर कि इससे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस है, कितना है, कितना रहता है, उसको लॉस कितना चार्ज करो, ये सोचे बगैर आपने यहां पर अपने काम को थोड़ा सा इजी करना है, और अगर गेन है तो गेन रिकॉर्ड करो, लॉस है तो लॉस रिकॉर्ड करो। क्लियर? अपने नोट्स को कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने।
अब आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट आगे नोट्स में आके बता देनी है। इसके बाद आपने इन चीजों के बारे में बताना है, मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट वगैरह आप लोगों ने बताया। लेकिन अब ये चीज आप प्लांट के लिए नहीं बताएंगे, या मतलब प्लांट के लिए भी बता दें। एक तो रिवैल्यूएशन मॉडल था हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर, और प्लांट के ऊपर कॉस्ट मॉडल। तो ये देखें, आपने दोनों को अलग अलग किया, रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल। यूजफुल लाइफ में बेसिकली किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा था, 30 ही थी, तो उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और डेप्रिसिएशन रेट, ये जो करंट ईयर वाला हो आपने वो बताना है। हमारे पास 10% रिड्यूसिंग बैलेंस, और ये स्ट्रेट लाइन। लास्ट इवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 December 2017 बाय शबीर एसोसिएट, इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। और अगर इसके ऊपर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करते तो बेटा प्लांट तो ऑलरेडी अपने कॉस्ट मॉडल पर है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम बताएंगे बिल्डिंग के बारे में। तो बिल्डिंग के बारे में देखो भाई, कॉस्ट कितनी थी, ये देखें। कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास क्या थी बिल्डिंग की, 600। जो डिस्पोजल हुआ उसकी भी कॉस्ट कितनी, 66। अब देखें, मेरे पास 2016 के अंदर बिल्डिंग की कॉस्ट 600, और ये डेप्रिशिएट हो चुकी है 2 साल के लिए। 600 डिवाइडेड बाय इसकी यूजफुल लाइफ, और इसकी यूजफुल लाइफ हमारे पास कितनी थी, 30। बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 30 ईयर, 600 डिवाइडेड बाय 30, तो 20 मिलियन पर ईयर डेप्रिशिएट हो रही है। तो 2 साल में कितनी डेप्रिशिएट हो गई, 15 और 16, 2 साल में कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी होगी, 40 मिलियन। तो इसकी कैरिंग अमाउंट अगर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करते तो क्या आ गई, 560। अब जब नेक्स्ट ईयर के लिए गए ना, देखिए भाई ओपनिंग 600 है, लेकिन बेटा 600 में से ड्यूरिंग द ईयर 66 का डिस्पोजल हो गया, 66 का डिस्पोजल हो गया। जहां पे ये बताया गया था कि जो एसिड हमने डिस्पोज किया उसकी कॉस्ट 66, तो 600 में से 66 माइनस कर दो, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितनी कॉस्ट बाकी रह जाएगी, 534। ऑलराइट। अब जब आपने इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, देखिए 40 पहले से मौजूद है, यहां पर आपने इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन देखनी है, 40 पहले से मौजूद। अब आपने देखना है 600 534 डिवाइडेड बाय 30, इसने पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट हो जाना है। इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 17.8। अब 66 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इज इक्वल टू 1.1। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 18.9। ओके, 40 में ऐड करोगे 18.9, लेकिन इसमें से लेस करोगे डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 मल्टीप्लाइड बाय कितने साल हो चुके हैं इसे, 2.5 ईयर। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्पोजल, अगर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्पोजल, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे तो लास्ट रिवैल्यूएशन डेट से डेट ऑफ डिस्पोजल, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। ऑलराइट, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5.5। ये लेस करेंगे तो 40 प्लस 18.9 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 53.4। तो आपके पास कॉस्ट कितनी बच जाएगी, 480.6। आई होप कि ये बात क्लियर है आप सब बच्चों को। नेक्स्ट, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। जब आपने इसको फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, 700 पर लेकर आए थे, तो देखिए उस टाइम पर आपके एसिड की वैल्यू 680 थी। उस टाइम पर आपके एसिड की वैल्यू क्या थी, 600। एक साल के लिए डेप्रिशिएट हुआ 20 से, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 580। ऑलराइट, 580 को 700 किया
तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास कितना आ गया किस दिन 31 दिसंबर 2015 उस दिन ये, तो उसकी तो मैं वर्किंग नहीं कर रहा ना। 2016 के लिए ये ओपनिंग 2016 के लिए 120 डिवाइडेड बाय 29 ये मूव कर जाएगा कितना 4.1। तो बाकी वैल्यू कितनी रह गई हमारे पास, ये करंट ईयर का ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। तो देखो ये ओपनिंग इसने इस तरह से लिखा 120 माइनस 120 बाय 29, तो आपने जरा राउंड ऑफ किया होगा तो उस वजह से ये 115 पॉइंट आपने 9 बता दिया, इसने 86 बता दिया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। अब इसकी मूवमेंट इस साल की देखनी है बेटा। इस साल डिस्पोजल हुआ है, डिस्पोज्ड एसिड भी रिवैल्यू था, उसके ऊपर भी रिवैल्यूएशन सरप्लस था, वो अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस सारा खत्म करवा के जाएगा। और हमेशा अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा एसिड जो पहले रीवैल्यू हो चुका हो और डिस्पोज हो जाए, आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस जो टोटल होता है आपने उसको सेपरेट कर देना है। डिस्पोज एसिड के रिवैल्यूएशन सरप्लस को अलग ट्रीट करो, और जो आप लोगों के पास रिमेनिंग एसिड के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको अलग ट्रीट करो, आपकी वर्किंग इजी हो जाएगी। मतलब आपके पास टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिस्पोज्ड एसिड एंड अदर रिमेनिंग एसिड। क्लियर। अब यहां पर देखो कॉस्ट थी डिस्पोज्ड एसिड की 66, रिवैल्यूड अमाउंट थी, तो कितने से रिवैल्यू हो गया 21, तो 120 में से 21 इसको दो। क्लियर। और रिमेनिंग 99 इसको चार्ज करो। ये कौन से दिन की बात है, 31 दिसंबर 2015 की बात है, जब फर्स्ट टाइम रीवैल्यू हुआ। ये बात क्लियर। अब 2016 में इसमें से ट्रांसफर कर दो रिटेन अर्निंग को। कैसे, 99 डिवाइडेड बाय 29, 99 डिवाइडेड बाय 29 कितना 3.41, और रिमेनिंग कितना आ जाएगा 95.59। इसी तरह से 21 डिवाइडेड बाय 29 7 2, और बाकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 20 पॉइंट। तो अब जरा इन दोनों को ऐड करना, ये देखो ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अब अगर हम लोग चलें भाई, ये जो हमारा एसिड है रिमेनिंग, ये तो पूरे साल के लिए ट्रांसफर करवाएंगे, और सेम ऐसे ही 99 डिवाइडेड बाय 29 कितनी अमाउंट 3 पॉइंट रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करेंगे, तो साल के एंड पे ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बच जाएगा हमारे पास 91.5, और यहां पर 20.28 डिवाइडेड बाय 29, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये रिटेन अर्निंग को कितना ट्रांसफर होगा यही इधर 95.59 माइनस 3.41, इसके अलावा तो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था ना 92.18। अच्छा इसको देखें,
ये 20.28 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 जी 0.35 ये भी रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करेंगे। अब ये कितना मेरे पास बच गया यहाँ से रिवैल्यूएशन सरप्लस 19.93। अच्छा अब देखें पूरे साल में रिटेन अर्निंग को कितना ट्रांसफर किया 3.41 प्लस 0.35 जी ये रहा 3.76। यहां तक की बात क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू। अब आपको लॉस कितना हुआ था इन टोटल 108 समझ लें 107.72 आप लोगों को लॉस हो गया था। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट कम है, लॉस की अमाउंट हमारे पास ज्यादा है। अगर डिस्पोज एसेट के रिवैल्यूएशन सरप्लस को देखें 87 उसकी रीवैल्यूड अमाउंट है, 66 उसकी कॉस्ट है, लेकिन रीवैल्यूएशन कब हुई थी लास्ट रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 2015, तो कॉस्ट डेप्रिशिएट भी हो चुकी होगी 66 डिवाइडेड बाय 30। तो देखिए ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका होगा 2015 के अंदर 2 पॉइंट, तो इसकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 63.8। 63.8 को 87 पर लेकर जाओ तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इसके ऊपर कितना आ जाएगा 23.2। कॉस्ट के मुताबिक रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं देखना, उसकी कैरिंग अमाउंट के मुताबिक देखना है एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। कैरिंग अमाउंट के मुताबिक रिवैल्यूएशन सरप्लस देखें तो 23.2 आता है, और इन टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास कितना आया था 120। तो आपने यहां पर इसकी वर्किंग को अब थोड़ा चेंज कर देना है, तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ गई इसमें से 96.8। अब 2016 में ट्रांसफर करवाएं 96.8 डिवाइडेड बाय 29, तो ये कितना ट्रांसफर हो जाएगा 3.3। रिमेनिंग अमाउंट 93 और यहां से अगर आप लोग देखें 23.2 डिवाइडेड बाय 29 0.8 जी आपने ट्रांसफर करवा दिया, बाकी अमाउंट 22.4। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये ओपनिंग ही बनता है 115.86। क्लियर। अच्छा अब देखें 93.4 ये पूरे साल के लिए अपने रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करेगा, तो इसकी वैल्यू सेम वही आएगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 3.34 ही आएगी। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बच जाता है 90.12, और यहां से 22.4 ये 0.4 हाफ ईयर के लिए 30 जून तक रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर होगा, और बाकी कितना बच जाएगा 22। अब पूरे साल रिटेन अर्निंग को कितना ट्रांसफर हुआ 3.74, तो ये 3.74 इस तरह से हमारे पास आ गए। अच्छा अब ये जो 22 है ना, ये डिस्पोज एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इसका रिवैल्यूएशन लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये तो 30 जून को ही सारे का सारा ट्रांसफर हो गया था, तो ये डिस्पोजल की वजह से 22 आपने ट्रांसफर कर देना है। ऑल राइट। अब जब अकाउंटिंग ईयर एंड पर पहुंचे तो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना बचा हुआ है, और ये आपके लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, और आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं। तो
तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को आप लोग एक्सपेंस कितना चार्ज करोगे रिवैल्यूएशन लॉस के तौर पर? देखिए टोटल लॉस हमारे पास कितना आ रहा था, टोटल लॉस की अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही थी 107.72, इसमें से माइनस कर दें 90.12, 17 ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं। ऑलराइट, किसी को कोई इशू इस क्वेश्चन में? इसके बाद बेटा अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपने पूछना है जी 29 चले सीक्वेंस के साथ जरा चलते जाइएगा। IS 36 apply to which of the following acids? IS 36 applies to which of the following acid? इन्वेंटरी इसके ऊपर नहीं अप्लाई होता, इसके ऊपर NRV लॉस आता है ना कि इम्पेयरमेंट लॉस। फाइनेंशियल एसिड्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड, इंटेंजिबल एसिड के ऊपर अब फर्क कितना है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है और इंटेंजिबल एसिड के ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है, लेकिन इम्पेयरमेंट दोनों के ऊपर होती है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों के ऊपर। एसिड हेल्ड फॉर सेल तो वो तो बेटा इन्वेंटरी नहीं बन गया हमारे पास, ओके। और यहां पर देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड, यहां पर बात हो रही थी फाइनेंशियल एसिड्स की। फाइनेंशियल एसिड से मुराद कैश वगैरह शामिल होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह शामिल होती है, इस किस्म की चीजें। तो जो इम्पेयरमेंट की जाती है IS 36 वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड के ऊपर होती है, एंड करेक्ट आंसर इज डी। ओके हाँ जी नेक्स्ट 5 and 19 इंटेंजिबल एसिड की भी यूजफुल लाइफ होती है बेटा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया इंटेंजिबल एसिड को। FR2 के अंदर जाके IS 38 आप लोग पढ़ेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not an indicator of impairment? अब इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स देखे थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, चार पॉइंट्स थे दोनों के। अब देखिए कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब देखिए ये उस टाइम पे हम आंसर कर पाएंगे जब हमें इंडिकेटर्स का पता हो। अब आपने ये देखना है कि हमने इंडिकेटर्स पढ़े कौन कौन से थे। पहला कहते हैं एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जहां से पता चल गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा इंडिकेटर था, ओके। इन विच एन एसिड इज एम्प्लॉयड हैविंग एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन इट्स फ्यूचर वैल्यू, ये इंडिकेटर है, कोई डाउट है इसमें? अच्छा नेक्स्ट देखें, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये भी इंडिकेटर था क्योंकि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने से प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज, वैल्यू इन यूज कम हो जाती है, तो ये भी एक किस्म का इंडिकेटर हमारे पास होता है। विच इंक्रीजेस द डिस्काउंट रेट एट एन एंटिटी यूजेस, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू को कम कर देगा। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसिड्स नेट एंटिटीज net assets is higher than the entity's number of shares in the issue multiplied by its share price, बेसिकली कहता है कि नेट एसेट्स की वर्थ आपकी इक्विटी से ज्यादा है, तो ये इंडिकेटर था और इसको एक्सप्लेन भी किया गया था इस पॉइंट को वहां पर। फिर कहता है द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू फायर डैमेज ऑल्दो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कैरिंग अमाउंट, ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट नहीं है एनआरबी लॉस। तो जैसे ही आप लोग पढ़ के ये डिसाइड करते जाओ कौन सा इंडिकेटर है नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 19, RL acquired a non-current assets on 1st October 2019 at a cost of rupees 100 million, which had a useful life of 10 years and a nil residual value. The asset had been correctly depreciated up to 30th September 2024.
तो मुझे पता चल गया कि 1 अक्टूबर, पहले मुझे ये पता चल रहा था जैसे मिड ऑफ द ईयर हो, लेकिन जब उसने कहा ना कि 30 सितंबर 2024, तो पता चल गया कि भाई ये मेरे पास 1 अक्टूबर फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है। और अब तक कितने साल गुजर चुके, 2020, 21, 22, 23, 24, 5 ईयर्स के लिए डेप्रिशिएट कहता है। बिल्कुल ठीक ठीक हम लोगों ने कर लिया इसको। अपनी कॉस्ट कितनी थी, कितनी यूजफुल लाइफ, तो आधी लाइफ गुजार चुका है। अब हमारे पास कितनी वैल्यू से मौजूद है, 50 मिलियन के साथ मौजूद है। क्लियर है ये बात। अब एट द डेट द एसेट वाज डैमेज एंड एन इम्पेयरमेंट रिव्यू वाज परफॉर्म ऑन 30 सितंबर 2024। अब मेरे पास उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 50। और अब देखें 30 सितंबर, द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज, and the expected future cash flows were 8.5 million per annum for the next। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लेनी है। लेकिन अगर आप लोग देखें 8.5 पर एनम है, एन्युटी फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। द कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10, the 5 years annuity of ₹1 at a rate of 10 have been 3. अब ये उसने हमें खुद ही बता दिया वैल्यू इन यूज फाइंड करने के लिए। तो हम लोग 8.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.79 के साथ, तो वैल्यू इन यूज हमारे पास आ जाएगी। और वो हमारे पास आ गई, वैल्यू इन यूज इज इक्वल टू 32.215। जबकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, 30 मिलियन। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है, वैल्यू इन यूज। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। और अगर ये इस तरह से हम लोग ना करते, ये ना बताता, तो 10% के मुताबिक डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग खुद फाइंड कर सकते थे। 8.5 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इस फैक्टर की वैल्यू उसने 3.79 हमें बता दिया। तो अगर आप इस फैक्टर को सॉल्व करें अपने कैलकुलेटर पर, तो आपके पास 3.79 ही आएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 8.5 से, तो वैल्यू जो आ गई हमारे पास। इन केस अगर आप क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो आप लोगों ने इस फैक्टर से, इस डिस्काउंटिंग फैक्टर को फाइंड कर लेना है। क्लियर। ये कहता है कि 5 साल के लिए जो 10% के ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा उसकी वैल्यू 3.79 है। इस फैक्टर की वैल्यू बता रहा है 5 साल के लिए 10%। और ये क्या कहता है, 1 रुपए की। कि अगर 5 साल तक 1 रुपए हो, तो बेसिकली एक्चुअल पेमेंट तो 5 रुपए है, लेकिन उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 3.79। तो अगर 8.5 मिलियन रुपीज हो, तो 8.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय दिस। क्लियर। मतलब उसने यहाँ पर 8.5 नहीं किया, उसने यहाँ पे 1 रुपए कंसीडर किया है। तो 1 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही चीज ही आएगी कि अगर आने वाले 5 साल तक 1 रुपीज का इनफ्लो होता, तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू आज 3.79 है। क्लियर। What amount would be charged to profit or loss for the impairment of the asset for the year ending 30 September 2024? तो हमारे पास एसेट की वैल्यू 50, रिकवरेबल अमाउंट 32.215, तो डिक्रीज आ रहा है 17.785। ये इम्पेयरमेंट लॉस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 20। ML owns an item of plant which has a carrying amount of rupees at 1st April 2013. It is being depreciated at 12.5% per annum on। तो बेटा मुझे नहीं मालूम कि हमने कब परचेज किया था और कौन सी उसकी कॉस्ट की वैल्यू थी, किस अमाउंट में परचेज किया था। हमें ये पता है कि 1 अप्रैल 2013 को उसकी कैरिंग अमाउंट 248 है और ये डेप्रिशिएट हो रहा है 12.5% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो मुझे अब कॉस्ट जानने की जरूरत भी नहीं है।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए। कहते हैं the plant is used to manufacture a specific product which has been suffering a slow decline in sales. ये indication of impairment है कि आपका रेवेन्यू कम हो जाना है। ML has estimated that the plant will be retired from Jones on 31st March 2000। हम कौन सी डेट पे मौजूद हैं? 2030। तो 14, 15, 16, 17 4 साल अभी उसकी लाइफ बाकी है। 1 अप्रैल 2013 से 4 साल उसकी लाइफ बाकी है। एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ द प्लांट एंड देयर प्रेजेंट वैल्यूज इज, तो उसने अब 14 के लिए, 15 के लिए, 16 के लिए, मतलब मैं जो इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करूंगा ना अब वो 31 मार्च 2014 पे करूंगा। गॉट इट? जबकि कैरिंग अमाउंट कब की बताई गई थी? ओपनिंग कैरिंग अमाउंट बताई गई है। तो पहले मैं इसको डेप्रिशिएट करूंगा। 248 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 31, ये इसकी डेप्रिसिएशन। तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? 217। अब चलते हैं इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज पर। तो वो आपसे ये कहा गया कि भाई नेक्स्ट 3, अब देखें 1 साल मजीद गुजर गया तो अब उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 साल रह चुकी है। तो 3 साल के नेट कैश फ्लोज आपको बता दिए गए और उनकी प्रेजेंट वैल्यूज भी फाइंड करके दे दी। तो ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ये बात क्लियर? जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा उसने खुद से कैलकुलेट करके दे। लेकिन साथ में आपसे कहता है 1 अप्रैल 2014 मतलब 31 मार्च 2014 कहता है had an offer from a rival to purchase the plant for rupees at what value should। अब देखिए भाई 200 तो वैसे भी मेरे पास मेरी रिकवरेबल अमाउंट नहीं हो सकती क्योंकि वैल्यू इन यूज ज्यादा है। तो मैं वैल्यू इन यूज के मुताबिक इसको लेके चलूंगा। क्लियर? तो वैल्यू इन यूज मेरे पास कितनी आ गई? 214.6। ये मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट है, ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट है। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो मेरे पास इंपेयरमेंट लॉस कितने का हो जाएगा? कहते हैं एट व्हाट वैल्यू शुड द प्लांट अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। तो कौन सी वैल्यू पर अपीयर होगा? 214.6 पर। तो इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी ये वैल्यू पर। ऑलराइट, इन केस अगर वो आपसे पूछ ले कि 31 मार्च 2015 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा तो 214.6 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा ये बेसिकली अब रिड्यूस, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो डिवाइडेड बाय 3, लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इस अमाउंट के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 12.5 जो भी अमाउंट आ जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे? दैट्स ग्रेट। तो हमारा बेटा ये इंपेयरमेंट लॉस का टॉपिक आई होप के बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।